Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 16th of August 2021. तो 16 अगस्त 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले पार्डन मी, थोड़ा सा मेरी वॉइस आज बैठी हुई है, आवाज़ थोड़ा बैठी हुई है। कल 15 अगस्त था, आप सब जानते हैं। तो जो फोर्सेस में लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है ऐसे दिनों में, कमांड एंड परेड एंड ऑल। सो फॉर दैट रीज़न आई एम वेरी सॉरी, पार्डन मी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा फोकस करिएगा न्यूज़ पे। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस पे। डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम देयर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द रामसर कन्वेंशन एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो अभी रिसेंटली 4 नए वेटलैंड्स इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें से 2 मैंने शायद आपको पढ़ाए थे, 2 मैं आज आपको बता दूंगा। तो 4 नए वेटलैंड्स इंक्लूड हो गए हैं। तो टोटल जो वेटलैंड्स के नंबर है वो 46 यानी कि 46 हो गया है। पहले 42 था, अब 46 हो गया है। तो इनमें से नीचे आपको बताना है कि कौन कौन से नए इंक्लूड हुए हैं। वाधवन वेटलैंड फर्स्ट, सेकंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थर्ड थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी। इनमें से कौन सा आपको बताना इंक्लूड हुआ है रिसेंटली। 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 is with respect to Constitution 127th Amendment Bill 2021 consider the following statements. आपको बताना है कि 127th Amendment Bill के रिगार्डिंग इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द बिल एम्पावर्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द लिस्ट मस्ट बी मेड बाय लॉ एंड मे डिफर फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम समटाइम सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है इंडिया साइंटिफिक एक्सपीडिशन प्रोग्राम टू अंटार्कटिका अंडर मिशन शक्ति। बी कह रहा है एन एक्सपीडिशन एक्सरसाइज till Siachen Glacier by people with disabilities from across the country. C कह रहा है campaign launched by the Ministry of Environment to attain blue flag tag for India's beaches. D कह रहा है an exercise launched by Ministry of Fisheries to eliminate the ghost nets and bottom trawling fishing. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स एज वेल। मैं आंसर्स आपको बता देता हूँ। देखो 4 नए वेटलैंड्स जो आए हैं उनमें उनके नाम आपको बता दूँ। पहला है वाधवन वेटलैंड गुजरात का, दूसरा है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके गुजरात में लोकेटेड है। ये दोनों देख लो, वाधवन और द थोल लेक, ये दोनों गुजरात की है। देन सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका हरियाणा का है एंड भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका हरियाणा का है, ठीक है ना। तो वाधवन, थोल लेक, सुल्तानपुर एंड भिंडवास। और ये सुल्तानपुर और भिंडवास दोनों मैंने आपको पढ़ाए भी थे, हरियाणा के लोकेटेड हैं। वाधवन वेटलैंड और थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तीसरा सवाल जो था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, उसका आंसर याद रखिएगा कि ये सियाचिन ग्लेशियर में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वो उसको ट्रैक करेंगे। तो फॉर दैट इट इज़ द सियाचिन एक्सरसाइज टिल सियाचिन ग्लेशियर टॉप पॉइंट विद द पर्सन्स हैविंग डिसेबिलिटीज। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम उससे रिलेटेड आज न्यूज़ में भी आया, तो मैं आपको आज बताऊंगा अभी ये चीज़। एंड 127th अमेंडमेंट बिल से दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपनी खुद की लिस्ट बना ले सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड की। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो सेंट्रल लिस्ट बनती है उससे ये लिस्ट डिफर कर सकती है। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो लेट्स मूव टू द मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे है रिटर्न ऑफ तालिबान टू अफगानिस्तान इज नॉट अ गुड साइन फॉर द वर्ल्ड। वॉट थिंग्स कैन गो रॉन्ग बिकॉज ऑफ द रिटर्न ऑफ तालिबान। तो आपको बताना है कि जो रिटर्न ऑफ तालिबान हुआ है अफगानिस्तान में वो एक अच्छा साइन नहीं है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो सकती हैं, विच कैन गो रॉन्ग बिकॉज ऑफ द रिटर्न ऑफ तालिबान। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट मैनी न्यू आंसर राइटर्स, जो जैसे रजत शराफ ने आंसर लिखा था लास्ट टाइम एम्पैथी वाला, बहुत अच्छा आंसर था। नैना का आंसर बहुत अच्छा था, लास्ट टाइम आई रेड द आंसर ऑफ नैना एंड दैट वाज एम्पैथी ओनली। देन रचना, स्फूर्ति एंड राजू एंड शीतल मिश्रा, कीर्ति, जानवी त्रिपाठी,
Gagandeep Kaur, all the people are writing that. Nitesh Kumar has also attempted the answer, and Kartika. So you people are writing the answers regularly, and you people will understand the benefit of this once you attempt the mains examination. You people will understand, and जो लोग और बेहतर करना चाहते हैं वो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए आंसर राइटिंग, ठीक है ना। तो आज के क्वेश्चन को भी आप लिखिएगा। स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा वो है बिहार हैज़ प्लान्ड to put GPS trackers for endangered greater adjutant stork। तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी की बर्ड है, जिसको हिंदी में हम गरुड़ बोलते हैं। गरुड़ महाराज बोलते हैं ना, गरुड़ पूजा करते हैं, विष्णु के वाहन के रूप में पूजा करते हैं, तो ये वही है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क्स। दीज आर ऑल्सो इन बिहार। एक्चुअली बिहार इज़ द थर्ड ब्रीडिंग साइट आफ्टर कंबोडिया एंड असम। ये याद रखिएगा, ये कंबोडिया और असम के बाद जो तीसरी मेजर साइट है इनके ब्रीडिंग की वो बिहार है। और बिहार में भी एक लोकेशन है कड़वा दियारा फ्लड प्लेन बोलते हैं, भागलपुर में लोकेटेड है कड़वा दियारा फ्लड प्लेन। ये देखो लिखा है कड़वा दियारा फ्लड प्लेन्स, इट इज़ लोकेटेड इन भागलपुर। एंड जो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क है वो कंबोडिया और असम के बाद ये तीसरी साइट है इसकी जो कि फेमस है। एडजुटेंट स्टॉर्क याद रखिएगा, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क को गरुड़ा भी बोलते हैं, और गरुड़ा इंडेंजर्ड है अंडर द IUCN। अगर स्टेटस देखेंगे तो इंडेंजर्ड कैटेगरी आती है। इंडिया के शेड्यूल 4 में है ये, इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में है। एंड देर आर ओनली 3 नोन ब्रीडिंग ग्राउंड्स। जैसा कि मैंने बताया कि केवल 3 ही ब्रीडिंग ग्राउंड्स उसके पता है, कंबोडिया, दूसरा असम एंड तीसरा कड़वा दियारा बिहार भागलपुर, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कल्चरल सिग्निफिकेंस आपको पता है कि गरुड़ जो है वो माउंट ऑफ लॉर्ड विष्णु माना जाता है, एंड विष्णु इज़ वन ऑफ द हिंदुइज़म्स प्राइम डिटीज़। तो काफ़ी ज़्यादा इसका सिम्बॉलिज्म या सिग्निफिकेंस हो जाता है। दूसरा जो न्यूज़ में था वो था मियावाकी मेथड। वैसे कई लोगों को पता होगा क्योंकि मियावाकी मेथड ऑलरेडी मैंने बताया है। लेट मी रिवाइज इट अगेन। मियावाकी मेथड इज़ बेसिकली पायनियर्ड बाय जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी। तो अकीरा मियावाकी द्वारा डेवलप्ड ये मेथड है, और ये टेक्निक है फॉर प्लांटेशन या फॉरेस्ट डेवलपमेंट। याद रखिएगा, मियावाकी मेथड इज एक्चुअली अ टेक्निक फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। इट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन इट ऑल एक्चुअली हेल्प्स इन बिल्डिंग डेंस एंड नेटिव फॉरेस्ट। तो नेटिव फॉरेस्ट और डेंस फॉरेस्ट बनाना है अगर आपको, और जल्दी अगर बनाना है, तो मियावाकी मेथड का यूज़ आप कर सकते हो। एंड इट एक्चुअली रिजल्ट्स इन 10 टाइम्स फास्टर ग्रोथ एंड 30 टाइम्स डेंसर फॉरेस्ट। तो 10 टाइम्स फास्टर ग्रोथ के लिए और 30 टाइम्स डेंसर ग्रोथ के लिए मियावाकी मेथड फॉर फॉरेस्ट ये आप यूज़ कर सकते हैं। अकीरा मियावाकी याद रखिएगा, जापानीज टेक्निक है फॉरेस्ट ग्रोइंग की। दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अगली न्यूज़ है महुआ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है एक ब्रांड इंडिया का जिसका नाम है सोन चिरैया। याद रखिएगा, महुआ और द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इट हैज़ लॉन्च्ड अ ब्रांड सोन चिरैया फॉर अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स। तो जो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स रहेंगे उनके लिए जो ब्रांड बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, उसका नाम है सोन चिरैया। एंड इसका नाम याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PIB की न्यूज़ है। सोन चिरैया इज अ ब्रांड एंड वन लोगो फॉर मार्केटिंग ऑफ द अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स। तो जो भी अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, वो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो इसी ब्रांड के अंतर्गत बनाएंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, जितने भी नए प्रोडक्ट बनेंगे बाय द अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो इसी ब्रांड के अंतर्गत बनेंगे, सोन चिरैया के अंतर्गत बनेंगे, ठीक है ना। अब जब ब्रांडिंग होती है तो उसका फ़ायदा क्या होता है? ब्रांडिंग से एक्चुअली मार्केटिंग ईजी हो जाती है, और कोई चीज़ जब गवर्नमेंट के ब्रांड के अंदर हो रही है तो उसकी ज़्यादा ईजिली मार्केटिंग हो पाएगी, और ऐसे में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री भी ज़्यादा होती है, उनसे जो फाइनेंशियल बेनिफिट होता है वो भी ज़्यादा होता है ना। जैसे अगर किसी स्टेट का एम्पोरियम मान, जैसे MP का एम्पोरियम है मृगनैनी के नाम से आता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मतलब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती हैं और इनकी रीच बढ़ जाती है, मार्केटिंग होती है, और इनसे मॉनेटरी जो बेनिफिट होता है वो फिर लोगों को बेनिफिट देता है जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग होते हैं। अगली न्यूज़ है वेल शार्क के रिगार्डिंग। हुआ क्या था एक्चुअली में, उड़ीसा में वेल शार्क एक नेट में फंस गई थी, उसकी डेथ हो गई है। तो वेल शार्क के बारे में आपको बता दूं, वेल शार्क को राइनकोडोन टाइपस बोलते हैं, रिनकोडोन टाइपस, याद रखेगा, रिनकोडोन टाइपस बोलते हैं। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट नोन एक्सटेंट फिश स्पीशीज़ हैं। एंड वेल शार्क्स आर अ फिटर फीडर शार्क विच मीन्स दैट इट डज नॉट ईट मीट लाइक अदर शार्क। ये मीट को
खाती नहीं इस तरीके से, एंड एक्चुअली में दे फिल्टर द सी वाटर एंड फीड ऑन टाइनी प्लैंक्टन्स, ठीक है ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिल्टर फीडर शार्क्स हैं ये, फिल्टर फीडर शार्क्स, यानी कि ये दूसरी शार्क जैसे फीड ईट नहीं करते हैं मीट को, एंड रादर दे फिल्टर द सी वाटर एंड फीड ऑन टाइनी प्लैंक्टन्स, तो प्लैंक्टन्स पे ये फीड करते हैं। अगर इनका मैं स्टेटस बताऊं तो IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है और शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है वो है अफगानिस्तान प्रेसिडेंट घनी लीव्स द कंट्री एज तालिबान रीचेस काबुल। तो प्रेसिडेंट ने वही किया, भाग गए वो, है ना। और बाद में उन्होंने बोल दिया, एक फेसबुक में पोस्ट करके बोल दिया कि अगर मैं नहीं भागता तो बहुत लोग मारे जाते, तो मतलब दूसरों को बचाने के लिए मैंने खुद को भगाया है, यह अशरफ घनी का कहना था। एंड तालिबान हैज़ रीच्ड द काबुल, फाइनली उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया है। एंड दे आर सेइंग दैट सून अफगानिस्तान का जो नाम होगा वो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान होगा, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, दिस इज़ द न्यू डिक्लेरेशन। एंड कल मैं ट्विटर में एक ट्वीट देख रहा था जिसमें कि तालिबानीज व्हाट दे वर डूइंग इज़ दैट कि जो भी पोस्टर जहाँ पे भी कोई महिला अगर बनी है, कोई विमेन अगर बनी है, तो उसको वो पेंट कर रहे थे, दे वर पेंटिंग दैट ऑफ। इसका मतलब है कि जो फीमेल राइट्स हैं या जो वुमेन राइट्स जो भी थोड़े बहुत मिले हुए हैं वहाँ पे, वो और ज़्यादा आप चले जाएंगे। एंड तालिबान विल इस्टेब्लिश दैट ऑर्थोडॉक्स रिजीम, एक तरीके से जो ऑर्थोडॉक्सी जो लाई करती है तालिबानीज़ के साथ, वो दोबारा वहाँ पे आ जाएगी, है ना। सो दैट इज़ समथिंग अनफॉर्चुनेट। और ये जो आंसर राइटिंग मैंने आपको दी है ना, उसमें आप ये सारी चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं, वुमेन राइट्स को मेंशन कर सकते हैं कि तालिबान जो है वो इस तरीके से इतना ज़्यादा लिबरल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो फाइनली दे हैव टेकन ऑफ एंड पूरा अफगानिस्तान उनके अब उनके कब्ज़े में है। पीपल आर मतलब कि लोग अपने कंट्री के लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं। यूएसए तो यही कर रहा है, यूएसए अपने लोगों को निकाल रहे हैं। इंडिया ने भी लगभग 129 पीपल्स को वहाँ से निकाला है, बट अभी एम्बेसी हमारी वहाँ बंद नहीं हुई है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। प्राइम मिनिस्टर ने कल बोला कि नेक्स्ट 25 ईयर्स विल बी क्रूशियल फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट। उन्होंने अगले 25 सालों की बात कर दी, ठीक है ना। एंड 75 टू नेक्स्ट 25 ईयर्स विल बी इंपॉर्टेंट। सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, दिस इज़ वॉट ही हैज सेड। दिस इज़ द न्यू मंत्रा, एडिंग 2 more लाइन्स इन दैट, ठीक है ना। उसमें 2 लाइन और जोड़ दी उन्होंने, सबका विश्वास सबका प्रयास। सो लेट्स सी। और उन्होंने अगले जो 25 साल है उनको अमृत काल बोला है, दैट दे विल बी द ग्लोरियस पीरियड ऑफ अचीवमेंट फॉर इंडिया, ग्लोरियस पीरियड ऑफ अचीवमेंट फॉर इंडिया, अमृत काल के रूप में वो होंगे। दिस इज़ व्हाट ही हैज सेड। CJI रिव्यूज सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन लॉ मेकिंग। अब CJI ने कहा है कि भैया बहुत ही गलत कंडीशन हो गई है इस इंडिया की। क्यों ऐसा उन्होंने कहा कि पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि लॉज जो हैं बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूअस लॉज आने लगे हैं, एम्बिग्यूअस लॉज आने लगे हैं, प्लस ऐसे लॉज आ रहे हैं जिसमें कोई डिबेट नहीं होता, कोई डेलिब्रेशन नहीं होता। जो चीज़ मैं पहले बोल रहा था ना 2-3 दिन पहले, वही चीज़ यहाँ पे CJI ने भी बोली है कि भैया पहले जो पार्लियामेंट का काम रहता था वो ये रहता था कि एक बिल का पूरा ऊपर से नीचे तक खोल डालते थे उसको, लेकिन अब क्या है, डिस्कशन होता नहीं है, 5 मिनट में 10-10 बिल पास हो जाते हैं और कोई डिबेट नहीं उसके ऊपर होता है, कोई भी स्टैंडिंग कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी के पास वो बिल रेफ़र नहीं किया जाता है। तो ऐसे में क्या है, जुडिशरी के पास कुछ भी पॉइंटर्स नहीं है। अगर कोई बिल के बारे में उनको समझना है तो उनको पूरा बिल खुद से ही समझना पड़ता है, अदरवाइज़ पहले ये काम खुद हो जाता था। दूसरी चीज़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है। कोलिजियम सिस्टम के बारे में उन्होंने यही कहा कि वैकेंसीज अभी बहुत ज़्यादा है, कई बार क्लियरेंस नहीं मिलता है, बहुत जल्दी क्लियरेंस नहीं मिल पाता नामों को फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड गवर्नमेंट साइड। और ये सारी चीज़ें उन्होंने कही कि जो ये वैकेंसीज़ है ये भी काफ़ी इम्पैक्ट करे, केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। इसके अलावा उन्होंने अभी एक रिसेंट जो बिल आया था जिसमें ट्रिब्यूनल्स को बंद किया जा रहा है, कई ट्रिब्यूनल्स क्लोज किए जा रहे हैं, एबॉलिशिंग ऑफ 9 अपीलेट ट्रिब्यूनल्स वॉज देयर, जिसमें कि फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है। तो ऐसा उन्होंने कहा कि ये सब एम्बिग्यूअस लॉज, इनका ये समझ नहीं आता कि क्यों किए जा रहे हैं, दीज आर द थिंग्स विच इज़ हैपनिंग, ठीक है ना। एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है ना। दिस इज़ वॉट ही हैज सेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ क्वालिटी डिबेट द कोर्ट्स आर अनेबल टू फैदम द इंटेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द न्यू लॉज। मतलब कि अगर क्वालिटी डिबेट ही नहीं होगा तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस लॉ का, क्यों ये लॉ लाया जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट ही हैज सेड।
ट्रैकिंग द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। अब ये जो न्यूज़ है ये है रिगार्डिंग द सियाचिन, जब मैंने आपको बताया था। तो एक टीम है लोगों की, डिसेबल्ड लोगों की, जिनको कि ट्रैक किया जाएगा। वो विल बी ट्रैकिंग द सियाचिन ग्लेशियर ऑन द इंडिपेंडेंस डे। ये शुरुआत हो गई है एंड दे विल अटेम्प्ट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ टू स्केल द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है, अब आप लोग जानते हैं कि सियाचिन जो है वो हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड की, दैट इज़ द थिंग। और ये जो एक्सपीडिशन हो रहा है बाय द ग्रुप ऑफ डिसेबल्ड पीपल, ये किया जा रहा है अंडर टीम क्लॉ। याद रखिएगा दिस नेम, टीम क्लॉ, CLAW। अगर आपसे यूपीएससी पूछ ले कि टीम क्लॉ किसके रिलेशन में न्यूज़ में थी, तो याद रखिएगा ग्रुप ऑफ आर्म्ड फोर्स वेटरन्स हैं हु आर वर्किंग टुवर्ड्स एम्पावरिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़। दे आर हेल्पिंग टुवर्ड्स एम्पावरिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड they will be going to सियाचिन कुमार पोस्ट। याद रखिएगा कुमार पोस्ट तक वो जाएंगे, विच इज़ एट द एल्टीट्यूड ऑफ 15,632 फीट्स। एंड देखो यहाँ पे, ये देखो याद रखना जो मैंने आज क्वेश्चन पूछा था, दिस इज़ द लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्सपीडिशन पार्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। याद रखिएगा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम पे ही क्वेश्चन था ना आज का, तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा था। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के ही अंतर्गत है ये। तो याद रखिएगा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, और ये टीम क्लॉ का नाम याद रखिएगा, दैट विल बी देयर। और 3 स्टेजेस हैं इसके। 3 स्टेजेस कौन कौन से? पहला स्टेज जो है वो है एक्लिमेटाइजेशन स्टेज। एक्लिमेटाइजेशन एंड ट्रेनिंग जो होगा वो लेह पे होगा। दूसरा है सियाचिन बेस कैंप पे पहुंचेंगे। एंड थर्ड है नॉर्थ पुल्लू, जो जहाँ पे जो फाइनल इनका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ दैट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इसी में आपको मैंने बता दिया। आई होप यू विल रिमेंबर दैट ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एज वेल। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे एक न्यूज़ है, यंग एथलीट्स आर इंस्पायर्ड बाय इंडिया शो ऑफ ओलंपिक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, इस बार ओलंपिक्स में इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, जिसमें 7 मेडल इनको मिले हैं, ठीक है ना। 7 मेडल्स हैव बीन वॉन, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और उसके अलावा 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। इस न्यूज़ आइटम में एक मोटो लिखा हुआ था, ओलंपिक्स का जो मोटो होता है CTS LTS FORTIS। तो ये जो CTS LTS FORTIS है ना, तो CTS का मतलब होता है फास्टर, LTS का मतलब होता है हायर, एंड FORTIS का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। FORTIS वैसे ही फोर्ट यानी स्ट्रॉन्ग, LTS एंड एल्टीट्यूड है तो हायर होगा, एंड CTS इज़ फॉर फास्टर, ठीक है ना। अब इस बार के ओलंपिक्स में आपको एक एडिशनल चीज़ बताता हूँ। इस बार के जो ओलंपिक्स की जब सेरेमनी हुई थी, तो वहाँ पे जो ओपनिंग डायलॉग हुआ था, प्रेसिडेंट थॉमस बैश ने डायलॉग दिया, उसमें उन्होंने एक और वर्ड ऐड किया था इसमें। तो ये मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर्स में आपको नहीं मिलेगा, एडिशनल बता रहा हूँ मैं। CTS LTS FORTIS के साथ उन्होंने, यानी कि जो फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर के साथ उन्होंने एक और वर्ड ऐड किया था, टुगेदर, ठीक है ना। याद रखिएगा, दिस इज द वर्ड विच ही हैज एडेड, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। तो ये जो टर्म था ये ऐड उन्होंने किया था। एंड जो CTS LTS FORTIS है वो केवल 3 वर्ड थे, इसमें उन्होंने ऐड किया टुगेदर ऑल्सो दे हैव ही हैज़ एडेड, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो काफ़ी इंस्पायरिंग है ये चीज़, और मेंटालिटी जो है वो शिफ्ट होती जा रही है, ऐसा ऑथर का कहना है इस न्यूज़ आइटम में। क्योंकि जो मेंटालिटी थी पहले वो ये थी कि भैया ओलंपिक्स तक पहुंच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अब जो मेंटालिटी है वो ये है कि नहीं, ओलंपिक्स तक पहुंचना काफ़ी नहीं है, अब मेडल भी लाने हैं, मेडल जीतने हैं वहाँ पे। सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द शिफ्ट इन मेंटालिटी दैट इज़ हैपनिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। अब आज का जो एडिटोरियल है, पहला जो एडिटोरियल है वो है इंडियाज़ फेट इज़ टाइड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे ऑथर ने क्या किया है कि इंडिया की एक हिस्ट्री ट्रेस कर ली है, बस इंडिया की हिस्ट्री ट्रेस की इस आर्टिकल में मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया का जो फेट रहा है वो पहले से लेके अभी तक, मतलब फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स टू द प्रेजेंट टाइम्स, इट हैज़ बीन टाइड टू अदर नेशंस, एंड फ्यूचर भी ऐसे रहेगा कि अब फ्यूचर तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, फ्यूचर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसमें और ज़्यादा टाइट, मतलब कंट्रीज़ का, एक कंट्री का जो दूसरे कंट्री से मतलब वो है रिलेशन है, वो और ज़्यादा डेंस होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, इस कारण से ये और ज़्यादा है। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद पार्टीशन हुआ, उसके बाद मेसी टेरिटोरियल लेगेसी छूट गई थी पीछे। ऑब्वियस सी बात है, पार्टीशन के समय काफ़ी ज़्यादा मेसी हो गई थी हर सारी चीज़। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जिसके बाद कुछ 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हमारा। उस समय जो अर्ली सपोर्ट हमको कंट्रीज़ में मिल रहा था वो हम सोवियत यूनियन से ले रहे थे, मतलब USSR से हम काफ़ी क्लोज थे। एट दैट मोमेंट इंडिया वॉज वेरी क्लोज टू USSR। लेकिन 1961 में जब नाम बना, NAM
बीकेम नाम बना, तो हम जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी, एशियन कंट्रीज़ थी, उनके तरफ काफ़ी ज़्यादा चले गए और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हमने स्टार्ट कराया, ठीक है ना। दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम इंडियाज़ पार्ट। मतलब एक वो मूवमेंट ऐसा था जिसमें हम बेसिकली ये कह रहे थे कि दूसरी कंट्री हमारे वर्किंग में इंटरफेयर ना करें और हम उनकी वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमको सॉवरेन रहने दें। इंडिया चोज टू बी सॉवरेन। इसके बाद 1962 का टाइम पीरियड आता है जिसमें चाइना के साथ हमारा वॉर होता है ना। एंड दैट वाज अ बिग सेटबैक फॉर इंडिया, क्योंकि तब तक हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे थे, तब तक हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे थे, लेकिन 1962 के बाद जो है हमारा डेवलपमेंट की जो वो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई और कहीं ना कहीं हम आर्मी और मिलिट्री की तरफ चले गए, ठीक है ना। फिर पाकिस्तान मिलिट्री का एडवेंचरिज्म हुआ, 1965 में अगेन एक वॉर होता है, जिसके बाद फिर हमारा उस समय काफ़ी, और 1965 का टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड था जब हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थे फ्रॉम द हंगर, फ्रॉम द फूड क्वालिटी एंड ऑल। तो 1965 के टाइम पे ही एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। याद रखेगा ये 1965 का ही टाइम पीरियड था जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और 1970s में आपका वाइट रेवोल्यूशन आता है। 1970s में वाइट रेवोल्यूशन, 1965 में आपका 65 के आसपास आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड आता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन होती है, जिसके बाद फिर बांग्लादेश 1971, आप सबको याद होगा 1971, जिसके पहले हमने इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की थी। एंड बांग्लादेश के वॉर में यूएसएसआर ने हमारी मदद की, जिसके बाद हमने बांग्लादेश में लगभग 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ वहाँ पे मतलब उनको बख्शा, उनकी ज़िंदगी बख्शी, एंड दैट वाज द थिंग विच वी डिड। इसके अलावा इंडिया का जो रिलेशन रहा है वो मतलब कि फिर 1975 का टाइम पीरियड है जिसमें सिक्किम को हम अपने अंदर इंक्लूड करते हैं, है ना, चोग्याल किंगडम के बाद से। एंड देन उसके बाद सियाचिन, और सियाचिन में स्टैंड ऑफ होता है हमारा पाकिस्तान एंड चाइना के साथ, जिसके बाद सियाचिन के पास हमको अपनी आर्मी रखनी पड़ती है। तो कुल मिला के मैं ये न्यूज़ की ये आर्टिकल में यही सारी चीज़ें हैं, बस यही बताया गया कि क्या कैसे हुआ। फिर 1991 के बाद हमने क्या किया, कोल्ड वॉर के बाद हमने LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए गए, जिसके थ्रू हमने अपनी इकॉनमी को चेंज किया। लेकिन ये केवल इकोनॉमिक टाइम पीरियड नहीं था, ये एक टर्मोइल का टाइम पीरियड था, बिकॉज 1993 में हमने क्या देखा कि मुंबई में बॉम्बिंग्स होती हैं, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी श्री पेरुम्बदूर में हमने देखा, जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी ऑलरेडी बढ़ी हुई थी। तो ये केवल टाइम पीरियड जो था ये केवल इकोनॉमिक उसका टाइम पीरियड नहीं था, बल्कि बहुत सारी वैसी चीज़ें भी थी। फिर 1998 अगर आपको याद हो तो पोखरण में हमारा जो 1998 में पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंतर्गत हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की। फिर 1999 में हमारा कारगिल वॉर होता है, जिसको फिर से इंडिया जीतता है, कारगिल वॉर। दैट वाज अगेन अ टाइम पीरियड ऑफ मतलब कहना चाहिए काफ़ी ज़्यादा वैसा टाइम पीरियड था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइम पीरियड था, है ना। तो वही सारी चीज़ ऑथर ने यहाँ बताई। 1999 के बाद 2004 के बाद मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा काम किया, और इन इकोनॉमिक के साथ साथ न्यूक्लियर स्टेटस में भी काफ़ी ज़्यादा हमारे वो काम आए। जैसे कि अगर आपने देखा तो 2007-8 का जो पीरियड था जहाँ पे अमेरिका के साथ हमने सिविल न्यूक्लियर डील की, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड फॉर इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। और 2004-5 के बाद जो ग्रोथ रेट था वो 10%, डबल डिजिट जो ग्रोथ हमने अचीव की थी वो उसी टाइम पर अचीव की थी। फिर इसके बाद ऑथर कहते हैं 2008-9 में इंपॉर्टेंट एक लेहमैन क्राइसिस आते हैं, जिसके बाद कि थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। 2011 के बाद वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और 2013 से फिर चाइना जो है वो असर्टिव हो जाता है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाहे देख लो, चाहे 2014 का डोकलाम इशू देख लो, चाहे अभी रिसेंटली डोकलाम का जो ट्राई जंक्शन वाला पॉइंट था 2014 के बाद, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली है। तो ऑथर ने वही कहा कुल मिलाकर के जो हमारा हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव रहे हैं डेवलपमेंट, पहले तो देश का विकास हो, रीजनल सिक्योरिटी मेंटेन रहे, बैलेंस ऑफ पावर रहे, एंड इंटरनेशनल कंसेंसस को भी हम सेव करते हैं, और कुल मिलाकर के जो एक फ्रेंडली रिलेशन है देशों के साथ वो मेंटेन रखें। तो इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं ये हमेशा से क्लियर रहे हैं, सिक्योरिटी हो, चाहे रीजनल सिक्योरिटी हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे पावर का बैलेंस हो, चाहे इंटरनेशनल कंसेंसस मेंटेन करने का हो। एंड कई बार कंट्रीज़ जो हैं बीच में अड़ंगा भी लगाते हैं, चाहे वो 1947 और 1965 में पाकिस्तान हो, 1999 में भी कारगिल में पाकिस्तान ही था, 1962 में चाइना था, 1971 में अगेन पाकिस्तान था, है ना।
तो ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो कि शेप करते रहे हैं। और इंडिया अब 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में इंटर कर चुका है, इसलिए हमको एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ना होगा। ऑथर का कहना है कि हमको एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ना होगा। डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन हाँ, इंटरनेशनल अगर हम कंपटीशन को कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन में कन्वर्ट कर पाएँ तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया, है ना। कुछ भी हो, अगर हम इनवर्ड नहीं देख सकते, हमको अब ग्लोबल ही इंटरेक्शन करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट ऑथर सेज कि अब हमको जितने भी इंटरेक्शन है वो ग्लोबली ही करने पड़ेंगे। रीजनल आइडेंटिटी एंड बीइंग पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। अब इसमें ये सीधा रमैया जी का आर्टिकल है ना। तो बस थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कुल मिलाकर के ऑथर ने ये कहा है कि जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, ना कि कोऑर्सिव फेडरलिज्म। मतलब कि ऊपर से सेंटर द्वारा कोर्स करके ना फेडरलिज्म को बढ़ाया जाए, ये अपने आप में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। सेंटर को स्टेट्स की बात समझनी चाहिए, स्टेट को सेंटर की बात समझनी चाहिए, एक स्टेट को दूसरे स्टेट की बात समझनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज, ठीक है ना। ऑथर ने जैसे ये कहा है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑथर ने यहाँ पे बताया कि जैसे 6 साउथ जो स्टेट्स हैं, विंध्या के साउथ के जो 6 स्टेट्स हैं, वो पे ज़्यादा टैक्सेस करते हैं और उनको उनके एवज में मिलता कम है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ही सेड दैट कि उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, इट रिसीव्स 1.79 रुपीज़, 1.79 रुपये मिलते हैं फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ टैक्स कंट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। मतलब कि उत्तर प्रदेश जब 1 रुपया टैक्स देता है तो उसको 1.79 रुपये मिलते हैं। वहीं कर्नाटका जब 1 रुपया टैक्स देता है तो उसको केवल 47 पैसे टैक्स मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ऑथर की बात यह है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको मिल कम रहा है, नदर्न स्टेट्स का भी बोझ वो उठा रहे हैं। ऐसे में फिर आप उनको और ज़्यादा कोर्स करते हो। जैसे कि कर्नाटका ने अपना इशू उठाया फ्लैग का, कि उन्होंने भैया उनकी फ्लैग कमेटी बनाई थी, फ्लैग कमेटी ने एक रिकमेंडेशन किया है कि कर्नाटका का अपना खुद का फ्लैग हो सकता है। इसको सेंटर ने अभी तक नहीं माना है, दे आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन दैट। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी उसमें जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, उसमें 3rd लैंग्वेज कहीं ना कहीं हिंदी ही रहेगी। सो ये एक तरीके से हिंदी को फोर्स किया जा रहा है फ्रॉम द सेंटर। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, ठीक है ना। ये ऑथर का कहना है, एंड दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दैट दिस इज अ टाइप ऑफ कोअर्स फेडरलिज्म जो कि थोपा जा रहा है स्टेट्स के ऊपर, ना कि ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। what the need of the hour is actually is cooperative federalism and not coercive federalism. This is what the author says in this article. I hope you got clarity regarding that. आगे मूव करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, असम टी क्वालिटी। अब असम टी क्वालिटी राइड्स ऑन बाइसाइकिल बॉल्स। अब असम टी क्वालिटी के ऊपर ये न्यूज़ आइटम है, तो लेट मी टेल यू अबाउट दैट। अब यहाँ पे असम की जो चाय की पत्तियाँ रहती हैं उनको वो करने के लिए, सॉरी मतलब कि फ़िल्टर आउट करने के लिए एक मेथडोलॉजी जो कि असम के जोरहट में टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, याद रखिएगा, टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, असम का 110 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, उसने डेवलप किया है ये। इसका नाम है बैलोमेट्रिक मेथड फॉर सेपरेटिंग द फाइन टी लीव्स फ्रॉम द कोअर्स वंस। याद रखिएगा, इसको बैलोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। अगर आपसे यूपीएससी पूछे कि बैलोमेट्रिक मेथड रिसेंटली न्यूज़ में था किसके लिए, तो याद रखिएगा ये चाय की पत्तियों को, यानी कि जो फाइन टी लीव्स हैं, जो अच्छी चाय की पत्तियाँ हैं, उनको सेपरेट करता है फ्रॉम द कोअर्स वंस। मतलब जो ख़राब चाय की पत्तियाँ रहती है, रफ चाय की पत्तियाँ रहती है, कोअर्स वंस लीव रहती है, उनसे जो अच्छी बिल्कुल आर्टिकुलेट फाइन टी रहती है उसको अलग करने के लिए। याद रखिएगा, टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट ईस्टर्न असम जोरहट में ये लोकेटेड है, और 110 साल पुराना ये इंस्टीट्यूट है, टोकलाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट असम के जोरहट में। और 1950s में इसने डेवलप किया था बैलोमेट्रिक मेथड फॉर सेपरेटिंग द फाइन टी लीव्स फ्रॉम द कोअर्स वंस, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ है, नो न्यू ग्रैंड स्कीम इन मोदीज रेड फोर्ट एड्रेस। तो नो यहाँ पे रेड फोर्ट का एड्रेस हुआ था जिसमें कि कोई नई स्कीम का नहीं जिक्र किया है, लेकिन एक गति शक्ति नाम से उन्होंने ज़रूर बोला है। गति शक्ति में उन्होंने अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर ने कि 100 करोड़ रुपए आएंगे गति शक्ति के नाम से, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नई एम्प्लॉयमेंट और नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के उन्होंने गति शक्ति के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जरूर बोला है 100 करोड़ का, लेकिन ये भी नया नहीं है। अगर ऑथर ने देखो, ऑथर ने यहाँ पे कुल मिलाकर के पहले भी काफ़ी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार उन्होंने गति शक्ति बोला। उसमें 2019 में उन्होंने देखा, 2019 में भी उन्होंने यही चीज़ कही थी कि वी हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 100 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर
इन टाइम पीरियड, मतलब कि वही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने पहले भी अनाउंस किया था। और 2020 में 2020 में उन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट बोला था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो कि 110 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था, और अब उन्होंने 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बोला है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ है, सॉरी 100 लाख करोड़ गति शक्ति प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने बोला है, बट दैट ही हैज़ बीन डूइंग फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स, सो लेट्स सी। इसके अलावा एक नया अनाउंसमेंट जरूर किया गया कि सैनिक स्कूल जो रहेंगे वो अब कोएड करने का सोचा है उन्होंने बाय 2021-22, 2021-22 से उस सैनिक स्कूल में अब लड़कियों को भी अलाउड किया जाएगा, एंड दैट विल कोएड सैनिक स्कूल्स टाइम पीरियड विल स्टार्ट, ठीक है ना। दिस वॉज द अनाउंसमेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में को डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। तालिबान का ज़रूर आपको आप आंसर लिखना कोशिश करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। एंड अफगानिस्तान इज़ फियरिंग दैट रिटर्न ऑफ ब्रूटल तालिबान रजीम। तो तालिबान का वहाँ पे रिटर्न जो है बहुत ही ज़्यादा गलत भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको विमेन वाला बताया। और विमेन की तो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत रहेगी, क्योंकि तालिबान पहले से ही ऐसा कर रहा है। इसके अलावा जब पिछली बार तालिबान पावर में था तब भी उन्होंने विमेन राइट्स को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी थी। वहाँ पे मूवीज़ और ये सब ऑलरेडी बंद है ना। तो तालिबान ये सब चीज़ें वो नहीं करता है। तो देखो अब आगे क्या होता है। इसके अलावा जापान मिनिस्टर्स विजिट कंट्रोवर्शियल श्राइन। यहाँ पे जापान के मिनिस्टर ने यासुकुनी श्राइन जो है विजिट की है, जो कि वहाँ के जो वॉर हीरोज़ हैं उनके लिए बनाई गई है, जापानीज़ वॉर हीरोज़ जो है उनके लिए बनाई गई है। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल साइट क्यों है? क्योंकि जापान कई कंट्रीज़ ऐसी हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, जिनके ऊपर काफ़ी एट्रॉसिटीज़ भी जापान ने की थी, मिलिट्री एट्रॉसिटीज़। और ऐसे में यासुकुनी जो श्राइन है उसको बनाना एक तरीके से उन जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए सही नहीं है। सो फॉर दैट रीज़न दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल साइट। इसराइल कंडेम्स पोलैंड रेस्टिट्यूशन लॉ। अब एग्जैक्टली पोलैंड ने एक लॉ निकाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि 30 साल पुराने अगर कोई मतलब कि 30 साल से ज़्यादा पुरानी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो आप चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब कि जो होलोकॉस्ट के विक्टिम्स हैं, अगर उनके डिसेंडेंट अपनी पुरानी कोई प्रॉपर्टी क्लेम करें जो कि उस समय पहले उनसे छीन ली गई हो 30 साल पहले, तो वो अब उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो इजराइल और अमेरिका बहुत ज़्यादा खुश नहीं है पोलैंड से इस लॉ के कारण, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पोलैंड का ही सबसे बड़ा जो कंसंट्रेशन कैंप था ना होलोकॉस्ट के टाइम, वो पोलैंड में था। ऑशविट्ज़ उसको बोलते हैं, देखो ये लिखा है ना ऑशविट्ज़, ये एक कंसंट्रेशन कैंप था उस समय, और बहुत ही ज़्यादा डरावना कंसंट्रेशन कैंप था, ये पोलैंड में लोकेटेड है। और ऐसे में पोलैंड का ये लॉ लाना जिसमें कि वो पुरानी प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते, ये इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।